तो 2013 के दंगों में जो हुआ, वो 2026 में उसके बारे में बात करने में लोगों को हिचक हो रही है। ये मुझे बड़ा इसमें एक दिलचस्प पहलू लगता है। पेंगुइन जो कर रहा है, ये उसी की कड़ी है। ये ये बेसिकली उसी सेल्फ सेंसरशिप की एक एक हिस्सा है कि वो बेचारे इतने डरे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि यार वो किताब यहाँ छाप देंगे, उनके साथ क्या हो जाएगा उन्हें पता नहीं। हिंदुस्तान में जो लास्ट किताब बैन की गई वो सैटेनिक वर्सेस है, और उसके बाद सलमान रश्दी को कभी भी हिंदुस्तान जब भी उसके आने की बात होती थी, तमाम मुस्लिम समुदाय हमेशा उसका बड़ा विरोध करता था। तो उसका सिंपल जो, और उसको वो बहुत बाहर, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये समुदाय जो है वो तो बड़ा कट्टरपंथी है और ये तो इसमें जरा भी टॉलरेंस नहीं है, देखिए किताब को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब जो सैको का कहना है कि उससे जिस तरह की डिमांड्स की गई हो, वो डिमांड्स वो कह रहा है कि भाई अगर आपको कहीं फैक्ट्स में लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो वो तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अब आप मुझसे ये कह रहे हो कि उस आदमी ने ये कहा है वो आप हटा दीजिए। भाई वो तो उसने कहा है ना। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप देख रहे हैं अकारा डीप डाइव। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं कार्टूनिस्ट मंजुल, जिनके साथ हम लोग बात करने वाले हैं। एक किताब आई है मुजफ्फरनगर के दंगों पे, जो 2023 में जो दंगे हुए थे। तो एक अमेरिकी पत्रकार प्लस ग्राफिक नॉवेलिस्ट एक कार्टून का एक, ये जैसे कॉमिक्स आप पढ़ते होंगे बचपन में हिंदी में, उसी का एक जर्नलिस्टिक फॉर्मेट होता है जिसमें लोग जाते हैं। और तो जो सैको ने मुजफ्फरनगर में जाके लोगों से मिले, बात की, उनके स्केचेस बनाए, उनकी कहानियां देखी, उनके अंतर विरोध पकड़े और उस पर फिर एक किताब लेकर आए। वो किताब 2024 में अमेरिका में छप गई और फिर लोगों को उम्मीद था कि ये भारत में भी आएगी। अब जब 2026 आ चुका है तो मालूम पड़ रहा है कि जो उसका उनके जो पब्लिशर हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, वो उसको भारत में लाने के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि सैको उस किताब में कुछ कुछ चीज़ों को अदल बदल दें। क्योंकि इसलिए कि वो चाहते हैं, इसलिए कि क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है इस समय के निज़ाम के लिए, ऐसा समझा जा रहा है। इसके बारे में बात हो रही। तो सैको साहब अंग्रेजी में जब बात करते हैं तो वो उन्होंने सिद्धार्थ भाटिया जो वायर में फाउंडर एडिटर हैं उनसे बात भी की और उनके बारे में लिखा और जा रहा है। और ये इस बात को इस तरह से देखा जा रहा है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह से फिर से हमला है। और ये सरकार लगातार इस तरह की चीज़ें पहले भी करती रही है, चाहे वो हिस्टोरियंस की किताबें हों या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हों। अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात दंगों को लेकर, और उसके बाद क्या छापे पड़ गए थे। और उसके बाद बीबीसी का जो है उसमें बहुत उनको संगठनात्मक बदलाव करने पड़े। तो मंजुल, आपका स्वागत है इस बातचीत में। तो मेरे ख्याल से एक तो ये कि ग्राफिक नॉवेल फॉर्मेट ही मेरे ख्याल से हिंदी में मेरे ख्याल से जो क्लोजेस्ट जो हम सोच सकते हैं सबसे करीब, वो बचपन की कॉमिक्स के बारे में सोच सकते हैं कि वो हमने जो देखी थी। पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में जिन्होंने ग्राफिक नॉवेल नहीं देखा उसको हम कैसे समझाएं कि ग्राफिक नॉवेल क्या होता है। तो ग्राफिक नॉवेल मेरे ख्याल से उन कॉमिक्स में आप जैसा कार्टूनिस्ट या आप जैसा एक विजुअल जर्नलिस्ट जिसको हम कह सकें, वो उसको अपने हिसाब से बताता है, जो कि काफ़ी मेहनत का काम है और उसको लेकर ही विवाद है। शुक्रिया निदेश, मुझे बुलाने के लिए। देखिए जो सैको का जो काम है, वो ऐसा नहीं है कि मैं उनके काम से बहुत भली बात परिचित था, पर जब ये विवाद हुआ, मतलब जब ये चर्चा में आया, ये खबर आई, तब आपने उस उनके बारे में जानना शुरू किया। तो पहली चीज़ ये है कि वो केवल ऐसा नहीं है कि कार्टूनिस्ट हैं और डेली कार्टून जैसा हम लोग अखबारों में हिंदुस्तान में देखते हैं उस तरह का काम करते हैं। तो हिंदुस्तान में कुछ, दुनिया में कुछ ऐसे कार्टूनिस्ट भी हैं जो कार्टून्स तो बनाते ही हैं, साथ में वो ये भी करते हैं कि वो एक तरीके से जो रिपोर्टर काम करते हैं,
जैसे रिपोर्टर हैं वो कहीं गए, वहाँ उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को लिखा। तो जो सैको और रिपोर्टर्स के काम में बस इतना अंतर है कि जो सैको क्या करते हैं कि वो जब लिखने की बारी आती है तो वो केवल लिखते नहीं, वो बाकायदा उनके जो उन्होंने तथ्य जुटाए हैं उनको वो ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टर लिखेगा कि मैं फला विधायक से मिला और उनका ये कहना था, तो जो सैको जो है उस विधायक को ड्रॉ करके और फिर एक का स्पीच बैलून बना के उसमें जिन्होंने कहा वो उसको कोट करेंगे। तो होता क्या है कि चित्र जो हैं उनका इम्पैक्ट हमेशा ही थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जैसे ये कहें कि फला जगह ये घटना हुई, घर जला दिया गया, 6 लोग मर गए। तो आपने इसे 2 सेंटेंस में पढ़ा और अगर आप मान लीजिए बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, तो उस पे आपका उसका असर आप पर होगा ही होगा। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग उसको उस तरह से महसूस ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप उसी समय की कोई फ़ोटोग्राफ देख लें, उन जले हुए शवों को देख लें, तो उस पर उसका जो असर होगा वो बहुत दूसरी तरह का होगा, या उस पूरे हादसे की, जैसे आपने कहा कि एक प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। अभी 2 दिन पहले ये हुआ है कि एयरफ़ोर्स का एक प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। तो उस खबर को आना और उस क्रैश की फुटेज को देखना, तो आपकी भावनाएँ जो हैं वो बिल्कुल दूसरी तरीके से आती हैं, दोनों दोनों चीज़ों में बिल्कुल अलग-अलग तरीके से आती हैं। तो ग्राफ़िक नॉवल के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो चीज़ें आपको बहुत दूर की लग रही होती हैं, जब आप उन घटनाओं की ड्राइंग देखते हो, और जो गिने-चुने पन्ने मैंने इस मुज़फ़्फ़रनगर वाली को ग्राफ़िक नॉवल के देखे, उसमें मैंने ये पाया है कि उन्होंने बहुत डिटेल्ड ड्राइंग की है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा भी है कि उन्होंने बाकायदा वहाँ जाकर उन जगहों को खुद देखा है। उन मीटिंग्स को जो उनसे पहले हुई, उन घटनाओं को जो उनसे पहले हुई, उनके उन्होंने न्यूज़ चैनल से वीडियोज़ देखे हैं और बड़ी कोशिश, मतलब पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाकर उन्होंने उसको ड्रॉ किया। यहाँ तक कि अगर कोई मीटिंग का एरिया है, उसके आस-पास की जो बिल्डिंग्स हैं, तो उन्होंने उसमें भी एक्यूरेसी लाने की पूरी कोशिश की है। तो ग्राफ़िक नॉवल करना एक रिपोर्टाज पे ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन वही है कि उसका इम्पैक्ट भी जो है, वो थोड़ा रिपोर्ट से ज़्यादा होता है। और शायद इसलिए सरकार चाह रही है कि जो पेंगुइन ने सैको से कहा है, वो पेंगुइन ने खुद तो नहीं कहा, क्योंकि पेंगुइन खुद पब्लिशर भी है उसका, और वो भारत एडिशन के लिए उनसे कह रहे हैं कि अपने उसमें से कोट्स हटाओ लोगों के, उसमें उसके निष्कर्ष बदलो किताब के, नेताओं के नाम मत लो, और आपने जो नक्शा बनाया भारत का वो ठीक नहीं बनाया। नक्शा तो एक तरह का विवाद है जिसको लेकर हम सब लोग देखते रहे हैं काफ़ी सालों से कि उसको लेकर विवाद होता रहा है, और सिर्फ भारत में नहीं, सब कई देशों में ऐसा होता है। तो पर ये कि उन्होंने जो उस किताब में ये साबित किया है, जो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कि जो हिंदू जो दबंगई है, वो इस इलाके में पूरी तरह से पूरी ताकत से इस समय सक्रिय है उस किताब में। और इसको सैको के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये भड़काऊ है, और ये धार्मिक तौर पे आस्था आहत करने वाली बात है। तो ये सब उनके ऊपर कहा जा रहा है। तो ज़ाहिर तौर पे ये किताब शायद हिंदी में ना आए, तो इसलिए, पर हम इस बात से इसलिए नहीं बच सकते कि वो हिंदी में नहीं आएगी, क्योंकि वो जो मुद्दा मुज़फ्फरनगर है, वो हमारी हिंदी पट्टी का मामला है, और इसलिए हमको इस बारे में अ, बात करनी चाहिए, क्योंकि वो किताब हिंदी पट्टी के बारे में। तो जो सैको ने काफ़ी कई सारे वो स्थानीय जर्नलिस्टों के साथ वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ के लोगों से मुलाकातें की, जिसमें एक बहुत बड़े नफ़रत फैलाने वाले यति नरसिम्हानंद हैं, जो लगातार इसी तरह के विवादित बयानों उसमें रहते हैं, और उसका कारण खबरों में रहते हैं। तो उन सबको उन्होंने कोट किया है इस किताब में, और उस किताब के कुछ पन्ने जो जैसे जैसे मंजुल कह रहे हैं, जो हमारे पास कहीं-कहीं छपे हैं, उसको हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं,
ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि हम बात क्या कर रहे हैं और ग्राफिक नॉवल का कुछ आपको आइडिया मिल सके उस बारे में। इसमें नरसिम्हानंद ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को सूअर कहा इसमें और कहा कि इनको हटा देना चाहिए यहाँ से। तो उन्होंने उसको ऐसा ही लिखा है जैसा उन्होंने बताया। नरसिम्हानंद ने जैसा बताया वैसा सैको ने उसको लिखा। तो उसको लेकर पेंगुइन को कहना है कि ऐसा आप नहीं लिख सकते। तो पर जब जो कहा गया है, अब ये बात भी यहाँ पर अब जर्नलिज्म की बात आ जाती है। तो दो तीन बातें हैं जो इसमें कन्वर्ज हो रही हैं। एक होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग और डॉक्यूमेंटिंग, और दूसरा जर्नलिज्म अगर आप करने जा रहे हैं तो आप उसको कैसे उन बातों को नहीं बताएंगे जो कि सच है, जो सामने आपके हुआ है। क्योंकि हमारी सरकार और हमारी जनता और हमारा हिंदी समाज अब इतना अधिक आदी हो चुका है कि उसको सच सच ना बताने से कोई दिक्कत नहीं है। वो एक माइथोलॉजी में रहने लगा है अब। तो सच से उसको दिक्कत हो रही है और उसको इसलिए जो है ये पेंगुइन पे जो दबाव है, जो भारत में जिनका बिज़नेस है, लेट्स इसको इस तरह से देखना चाहिए। चाहे मतलब मैं बीबीसी में भी रहा हूँ, तो मुझे पता अंदाज़ा है इस बात का कि वो कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए कि इस को पूरा रेड के बाद जो है चीज़ों को बदलना। मुज़फ्फरनगर के इस दंगे में 60 लोग मारे गए थे और 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं विस्थापित हुए थे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक दोषी पाया गया था, उन 12 लोगों में जो दोषी पाए गए थे इस दंगे के लिए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है इस किताब की, जो उसका प्लॉट, जिसका किताब भी बनाई गई इसके चारों तरफ। तो मंजुल, ये जो हमारी असहिष्णुता है कि मतलब एक तो हम गुंडाई करेंगे, लोगों को मारेंगे, और उसके बारे में बात करोगे तो फिर उसको भी हम नहीं करने देंगे आपको बात। देखिए, इस किताब की भी एक बैकग्राउंड है, ठीक है? तो मुझे इसमें किताब से ज़्यादा दिलचस्प बात ये लगती है कि 2013 में दंगे, 23 2014 में 13 में, हाँ सॉरी 13। 13 में 2013 में दंगे हुए। 2014 में जो सैको जो हैं वो भारत आए, ठीक है? वो भारत न केवल आए बल्कि वो मुजफ्फरनगर गए। वहाँ वो इन सारे लोगों से मिले। इन सारे लोगों का उन्होंने उनसे बातचीत की। उसमें वो सरकारी अधिकारियों से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिले, उनसे बात की। और उस सारी बातचीत को 2014 से लेके बाकायदा 10 साल लगा के उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उत्तेजना में उन्होंने लिखा। 10 साल लगा के उन्होंने कुछ, मेरे ख्याल से 250 पेज की किताब है शायद, मुझे वो ठीक से पता नहीं, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि वो 250 पेज की किताब। तो 250 पेज की किताब उन्होंने उसको उन्होंने बनाया। अब 10 साल लगा के कोई चीज़ अगर बनाई गई है, हालाँकि बीच में उन्होंने थोड़ा ब्रेक भी लिया, वैसे लगातार 10 साल में नहीं बनी है, पर इससे ये पता लगता है कि वो शांत मन से बनाई गई किताब है। वो ऐसा नहीं है कि वो, तो 2013 के दंगों में जो हुआ, वो 2026 में उसके बारे में बात करने में लोगों को हिचक हो रही है। ये मुझे बड़ा इसमें एक दिलचस्प पहलू लगता है। दूसरी बात मुझे इसमें एक और वो लगती है कि अगर आप ये सोचिए कि 2014 में जब बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में असली आज़ादी है, उससे पहले जो सैको जो थे वो हिंदुस्तान में घूम के लोगों से बात कर रहे थे। आज आप सोचिए कि आज आप जाके उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए उस दंगे पे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। सरकारी अधिकारी आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये असली आज़ादी जो आई है, उसके बाद जो हालत हो गई है, वो इसको एक तरीके से दिखाता है। दूसरा ये है कि इसमें एक और जुड़ी हुई बात ये है कि भई सरकार जो है वो तो इसमें बहुत आराम से पल्ला झाड़ लेगी। वो कहेगी साहब हमने तो कुछ किया नहीं है। ये तो प्रकाशक और जो लेखक है उसके बीच का मामला है। इसमें हमने तो ना कोई गाइडलाइन जारी की है, ना हमने बैन लगाया है, ना हमने कुछ किया है। पर जिन लोगों ने भी 2014 से 2026 तक का ये regime देखा है और ठीक से ऑब्जर्व किया है, उनको ये बिल्कुल साफ पता है कि इस सरकार का मोडस ऑपरेंडी है। बिल्कुल। जैसे बीबीसी वर्ल्ड ने एक फिल्म दिखाई जो गुजरात राइट्स के बारे में थी, तो बीबीसी इंडिया के पास टैक्स ऑफिशियल पहुंच गए पूछताछ करने के लिए, और वो पूछताछ ऐसी हुई कि बीबीसी इंडिया जो है वो एक तरीके से बंद हो गया।
जी। बीबीसी वर्ल्ड ने अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी आउटसोर्स कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं जिनको कभी भी मीडिया में ठीक तरीके से डिस्कस नहीं किया गया, लोगों के पास जिनकी जानकारी नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत ठीक-ठाक चल रहा है। जैसे आप अगर लोगों की स्मृति की बात करें, तो हिंदुस्तान में लोगों की स्मृति क्या है? कि भाई हिंदुस्तान में जो लास्ट किताब बैन की गई वो सैटेनिक वर्सेस है। और उसके बाद सलमान रश्दी को कभी भी हिंदुस्तान जब भी उसके आने की बात होती थी, तमाम मुस्लिम समुदाय हमेशा उसका बड़ा विरोध करता था। तो उसका सिंपल जो और उसको वो बहुत जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए, ये समुदाय जो है वो तो बड़ा कट्टरपंथी है और ये तो इसमें ज़रा भी टॉलरेंस नहीं है, देखिए किताब को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दिक्कत इनके साथ ये है कि अब ये सीधे तरीके से तो बैन नहीं कर सकते हैं। पर पेंगुइन क्यों चाहेगा कि टैक्स ऑफिशियल्स या कोई और दूसरा या ईडी या कोई भी उनके यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए पहुंच जाए, केवल एक किताब की वजह से। जी। तो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है, अब जो साको का कहना है कि उससे जिस तरह की डिमांड्स की गई हो, वो डिमांड्स वो कह रहा है कि भाई अगर आपको कहीं फैक्ट्स में लगता है कि मैंने गलत लिखा है, तो वो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अब आप मुझसे ये कह रहे हो कि उस आदमी ने ये कहा है, वो आप हटा दीजिए। भाई वो तो उसने कहा है ना, और वो मेरा वर्ज़न है उस घटनाओं का। अगर आपको नहीं पसंद है, आप एक दूसरी किताब बना लीजिए, जो कि सही तरीका है। तो वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं। उस किताब के रुकने की मेन वजह ये है कि जिस तरह के चेंजेस पेंगुइन चाहता है अपने राइटर से, वो करने के उसको लग रहा है कि ये सेंसरशिप है और वो करने के लिए तैयार नहीं। और वो उसमें तमाम सारी मांगे जो हैं वो सुन के नाजायज़ भी लगती हैं, है ना? जैसे हिंदुस्तान के अखबारों में आप देखें कि जिस तरह का सरकार के बारे में छपता रहता है, उसमें आपको कहीं कोई क्रिटिसिज्म पिछले 10-11 सालों में दिखाई नहीं देगा। है ना? तो वो उस तरह की किताब वो चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली जिसके लिए वो आर्टिस्ट को कार्टूनिस्ट तैयार नहीं है उसको करने। तो ये एक बड़ा मामला है कि ये बेसिकली ये दिखाता है कि 2014 से 2026 के बीच में सेल्फ सेंसरशिप ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्कुल खत्म सा कर दिया। बिल्कुल। तो खत्म सा क्या कर दिया है? खत्म ही कर दिया है। और ये सब कुछ अनडिक्लेयर्ड है। तो और जिसकी जानकारी कभी भी जनता के पास नहीं है। जैसे खबर थी कि जम्मू कश्मीर में 25 किताबें बैन की है सरकार के द्वारा, भिन्न-भिन्न कारणों से। लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएँगे कि भई इस बैन तो जो होता है वो तो सारी जब इस्लाम पे किताब लिखी जाती है तभी होती है। तो ये इस तरह का जो नैरेटिव गढ़ा गया है ना कि हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं, है ना? तो और जब आप उनको बताने की कोशिश कीजिए, जैसे ये है कि हिंदू बीफ नहीं खाते हैं, तो और आप कहिए कि साहब देखिए गोवा में खाते हैं और अरुणाचल में खाते हैं, तो वो आपको ये बताने लगेंगे कि वो गाय नहीं मिथुन है। है ना? तो वो उनके पास जो तर्क हैं, वो इतने भोंडे और खोखले हैं। पर ये है कि चूँकि भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, दिखता ही है कि वो सरेंडर कर दिया है। तो वो सरेंडर जो है वो उनके हित में काम कर रहा है और वो जिस नैरेटिव को वो गढ़ना चाहते हैं, उस नैरेटिव का ये मीडिया उसको बढ़ाने में मदद करता है। जैसे जो सैको वाली घटना अगर आप सोचिए कि आज 2014 से पहले हुई होती, तो लगभग हर चैनल इसको चला रहा हो, हर न्यूज़पेपर इस पे छाप रहा होता, संपादकीय लिखे जा रहे हो कि पेंगुइन ने ये क्यों किया। पर आज आप देखिए कि अल्टरनेट मीडिया छोड़ के कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आप मंजुल खुद कार्टूनिस्ट रहे हैं और वो काफ़ी सारे जो क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक तो ये कि एक संपादकीय टिप्पणी की तरह पर साथ में जब वो विजुअल की शक्ल में आती है, एक ड्राइंग की शक्ल में आती है तो ज़्यादा हिट करती है लोगों को। तो आप और कई और कार्टूनिस्ट किस तरह से इस निज़ाम में 12 सालों में
आप देखते हैं कि सरकार का मीडिया हाउसेस का और लोगों का पॉलिटिकल उसका जो फॉर्मेशन है उसका उनका रवैया कैसे बदला है? देखिए, जो सेल्फ सेंसरशिप वाली बात है, वो तो मैंने अगल अलग अलग मंचों से कई बार ये कही है कि 2016-16 के आसपास इस तरह के निर्देश आने शुरू हो गए थे कि आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर का चेहरा कार्टून में नहीं दिखा। और अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो 2016 से लेके 2026 तक के मेरी स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स उठा के देख लो और देख ले कि किन अखबारों में आपको इन दोनों के कार्टून छपे हुए हैं और किस अंतराल पे छपे हुए हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि उस अखबार में, जैसे मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मान लीजिए खबरों से बाहर है, तो ऑब्वियसली अगर वो खबरों में नहीं है तो कार्टून नहीं होगा। लेकिन वो खबरों में है, वो विज्ञापनों में है, वो हर जगह है सिवाय कार्टून। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2016 से 2026 तक हम्म, कार्टूनिस्ट जो है वो सो रहे हैं, खासतौर से मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स। उनको प्रधानमंत्री कभी दिखाई ही नहीं देते हैं। वो कभी आपको कहीं चेहरा आपको कार्टून में नजर ही नहीं आएगा। अमित शाह का चेहरा कभी आपको कार्टून में नजर नहीं आएगा। और अब तो ये आलम हो गया है 2026 तक आते आते कि आपको किसी भाजपा नेता का कार्टून अभी कहीं छप नजर नहीं आया। मैं पिछले दिनों कुछ कार्टून देख रहा था तो मैंने देखा कि एकदम से कुछ अखबारों में मैंने ममता बनर्जी का कार्टून देखा। तो वहाँ कुछ मित्र काम करते थे, तो मैंने पूछा, भाई आप लोग तो हमेशा ये कहते हो कि भाई पॉलिटिशियंस के चेहरे मत इस्तेमाल कीजिए। तो भाई हम्म। आप नरेंद्र मोदी का नहीं छाप सकते हो, आप अमित शाह का नहीं छाप सकते हो, लेकिन आप ममता बनर्जी का चेहरा छाप सकते हो। तो वो बड़ी खिसियानी सी हंसी हंसने लगे, बोले सर आप तो जानते ही हैं और आपको तो पता ही है, अब मैं क्या कहूँ इस पर। तो ये इस तरह का मामला है कि जो वो बायस है, बाहर लोगों को ये लगता है कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, जो आप नहीं देख रहे हैं और जो आपके आंखों के पीछे चल रही है। जी। ये किस तरह से किसी भी कार्टूनिस्ट के लिए जायज़ है कि आप उससे कहें कि आप नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं बना सकते, आप अमित शाह नहीं बना सकते, आप योगी आदित्यनाथ नहीं बना सकते, आप हिमंत विश्व शर्मा नहीं बना सकते, पर आप राहुल गांधी को जो चाहे कह दीजिए, और आप आप ममता भारत बनर्जी को को जो चाहे कह दीजिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते रहेंगे और उसके और बाद आप जो है और आप डेमोक्रेटिक बस, के भी हाँ, बोल देते। मतलब, तो ये चीज़ें कैसे जायज़ ठहरा सकती हैं? और ये बेसिकली जो पेंगुइन जो कर रहा है, ये उसी की कर रही है। ये ये बेसिकली उसी सेल्फ सेंसरशिप की एक एक हिस्सा है कि वो बेचारे इतने डरे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि यार वो किताब यहाँ छाप देंगे, उनके साथ क्या हो जाएगा उन्हें पता नहीं, है ना? वो डर है। और ये बात शायद मंजुल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेंगुइन ने पहले भी पल्प की थी, वो हिंदूज पे जो वेंडी डोनिंगर की किताब थी। तो ये बार-बार एक बार आप दबाव में जब आते हैं तो आप ये मान लिया जाता है कि अब आप हर बार दबाव में आएँगे और ख़ास तौर पे जब प्रकाशक उस दबाव में आ जाता है तो समझ में आ सकता है कि वो कि हम अब समाज की बौद्धिकता को ही हम ताक पे रखने को तैयार हो चुके हैं। और क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूरोप में भी दबाव तो वहाँ भी काफ़ी सारे पड़े और पर वहाँ तो बैन नहीं हुई किताबें। अ, लोग लड़े उसके लिए कि ये बैन नहीं हो सकती। तो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और किताब में ख़ास तौर पे ये होता है कि किताब तो लोग खरीद के पढ़ते हैं या पलट के देखते हैं। कि जो जो किताब का जो कथ है वो तो किताब के अंदर होता है। तो आप चाहें तो आप किताब मत पढ़िए अगर आपको नहीं पढ़ना तो। और उसको लोगों तक पहुँचने से रोकना उस फ्रीडम या उस आज़ादी को रोकना जहाँ पे मैं चुनने के लिए आज़ाद हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। और मैं अपना दिमाग खुद लगा सकता हूँ। तो सरकार ने अब ये जो ठेका है खुद पे ले लिया है कि ये आप नहीं सोच सकते कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि आपको आपकी अपनी समझ क्या कहती है या कैसे उसको आप उसको समझ के अपनी एक राय बनाना चाहते हैं। तो वो ये सब जो है वो लोगों पे नहीं छोड़ा जाता अब तक कि लोग जो हैं वो बहुत सरकार और इस सोच के हिसाब से कि वो
इस लायक नहीं है कि वो अपनी समझ खुद बना सके। देखिए नरेश, इसमें आप ये समझिए कि आप इस समय दिल्ली में बैठे हुए, तो अंडमान में नहीं, मणिपुर में नहीं, केरला में नहीं, सुदूर त्रिपुरा में नहीं, दिल्ली में चुनी हुई मुख्यमंत्री ये कहती है, जब उससे पूछा जाता है और एक प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में पूछा जाता है कि भाई अगर कुणाल कामरा दिल्ली आते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, तो वो कहती हैं कि आप वो अपने रिस्क पर आए। तो चुने हुई मुख्यमंत्री जिसका काम है, जिसने शपथ ली है जो संविधान की, संविधान की सब, शपथ देके बोल रही है सब। हाँ, हाँ, वो आप ये कह रहे हैं कि अपने रिस्क पे आए, तो ये पेंगुइन वालों ने नहीं देखा होगा क्या? तो पेंगुइन के लोगों ने भी देखा होगा ना। तो ये लोग बेसिकली, जो भारत की जनता को शायद वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अब वो जो है वो जनता के सोचने का परिचायक है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल हो गया। ऑल्ट न्यूज़ की अभी एक स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई लोग कह रहे हैं, और उससे पहले महाराष्ट्र में एक जिले से ये खबर आई थी कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जो वोट दिया नहीं, वो वोट इनको कैसे मिल गया। और वो तो महाराष्ट्र में तो वो दोबारा वोट करने के लिए तैयार थे लोग, और वो वहां पे पुलिस लगा के बाकायदा उनको रोका गया। मतलब आप हद देखिए कि मतलब वो बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि वो वोट अगर कर लेते तो वो वोट कोई चुनाव आयोग उसको मान लेता, लेकिन वो इतना डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि हमने बेईमानी की है, इस तरह का डर है। तो आपने बाकायदा पुलिस लगा के उनको दोबारा वोट करने से रोका। और पश्चिम बंगाल में तो खैर पता चल रहा है कि ईवीएम में आग ही लग गई, है ना। हाँ, तो मतलब अब आप, तो बिल्कुल। हाँ, तो अब वो पता नहीं वहां की ईवीएम थी कि नहीं थी, मुझे नहीं पता, पर ये एक बताता है ना कि मतलब हम लोग इस समय बेसिकली सरकार के नाम पे क्राइम थ्रिलर देख रहे हैं। जो जो पता चलेगा कि जब ये लोग कभी जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, वो इसलिए हुआ था। वो तो अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल से ज्यादा, जब उस समय इतिहास लिखा जाएगा तो वो उससे ज्यादा रोचक होगा, है ना। हाँ, तो बिल्कुल, कौन किसको इस कहा। तरह इस तरह का इस तरह का आलम है, इस तरह का वो है एक तरीके से। तो इससे क्या मतलब, अब इसको हम थोड़ा समेटें इस बातचीत को भी, इसके इसके भारत में जो इस तरह का जो वर्ग है, जो सटायर पे, ह्यूमर पे, जर्नलिज्म पे, जो समाज में एक तरह की जो राय को, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को की तरफ का तरफदार है, तो वो किस तरह इसका रिसर्च, क्या सबक सीखे इस चीज से। दीदी, जब मैंने कार्टून बनाना शुरू किया था, तो उस समय आपको पता ही है कि इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को बड़ी मुश्किल से कहीं से कुछ विदेशी कार्टून, विदेशी किताबों के कहीं से कुछ मिल गया, हम लोग उसको इकट्ठा कर करके रखते थे। कुछ किताबें अभी भी मेरे पास पड़ी होंगी। जी। तो उसमें ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, उनके कार्टूनिस्ट भी काम कर रहे थे और बहुत मार्वलस काम कर रहे थे, और वो है मेरे पास उसका कुछ हिस्सा। पर हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो इस तरह का नहीं था कि आप सरकार के खिलाफ बात करें। तो उस समय के कार्टूनिस्टों ने एक नए प्रतीक गढ़, और वो आपको उनके कार्टूनों में दिखाई देता है, वो मैसेज जो है वो जाता है। तो अब तो खैर इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि एक लड़का है जिसने वो खी वाला वीडियो बनाया। Mr. Modi, thank you so much for visiting our country. TCS, my friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great harassment. Yeah. पर वो आप देखिए कि वो एक प्रतीक हो गया है। अब कभी भी सरकार की कोई गड़बड़ होती है तो आपको मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाई देता, उसका चेहरा दिखाई देता है, उसके माथे पे एक सिक्का लगा के। तो इंटरनेट के टाइम पे ये सारी चीजें कर पाना, ये मुझे नहीं लगता आसान है। और भारत के मिजाज में इस तरह का है कि वो काफी सहज आता है। मतलब
तमाम सारी जातियां वो सह जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे स्वीकार्य है। वो अंदर से ऐसा नहीं है, वो अंदर से फ्रीडम ही चाहता है। तो ये जब जब वो इजहार करेगा इस बात को, तो हमने पहले भी देखा है कि बड़े बड़े लोकप्रिय नेता जो हैं वो मुंह के बल गिरे। बिल्कुल। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो चीजें जो हैं जब उस लेवल पे आएंगी, वो इजहार सामने आएगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे ज्ञानेश कुमार कुछ भी कर लें, चाहे अमित शाह कुछ भी कर लें, चाहे वो सारी पार्टियां तोड़ दें, वो जनता विपक्ष बन के खड़ू। और जो कार्टूनिस्ट हैं, जो स्टैंड अप कॉमिक हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो कुछ ठीक सी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट के दौर में उनकी आवाज़ को ख़त्म कर पाना आसान है। वो होने वाला नहीं। ये सबसे आप सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि ये किताब भी जो जैसे भारत में पेंगुइन रैंडम हाउस ये नहीं छाप रहा है, पर और वो किताब महंगी बिक रही है अभी। बिकॉज मैं बुक शॉप में भी दिखलाई पड़ रही हूँ किताब, वो इम्पोर्टेड किताब है, इम्पोर्टेड एडिशंस है, जो कि 2800 रुपए की, शायद 2800 2700 रुपए की है। तो वो शायद थोड़ी सी महंगी है लोगों के लिए, कि वो हर कोई तो नहीं खरीद पाए। तो सरकार इस रोक टोक से शायद इतना ही कर पाएगी कि वो कम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित कर सके, या पेंगुइन रैंडम हाउस अगर इंडिया में इतना वो एडिशन लेके नहीं आता है, कोई कोई पर पॉडकास्टर उस इंटरनेट पे किताब वो को बात खरीद कहीं के ना उस कहीं पे, घूम फिर के आ ही जाएगी। हाँ, वो कोई पॉडकास्टर उस किताब को खरीद के उस पे बाकायदा एक पॉडकास्ट कर देगा। मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब वो मैसेज रोक पाना नहीं है। आप देखते हैं तमाम सारी खबरें हैं जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि नेशनल मीडिया पे छपे। मैं देखता हूँ तमाम बहुत यंग लोग उन खबरों पे 2-2 ढाई-ढाई मिनट की रील बना के वो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। फिर वो क्या होता है, इंस्टाग्राम से उठा के उसको लोग ट्विटर पे डाल देंगे। वो सोशल मीडिया पे वो बना रहेगा। आप एक डाउन हाँ, मतलब कराओगे देखते देखते वो, कॉकरोच पार्टी का जो है जो बेस है, वो बीजेपी से ज्यादा बड़ा हो गया देखते देखते, भले ही मतलब अभी उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं उसके बावजूद। पर फिर भी हाँ, वो नहीं, पर हाँ, सच बात है। तो वो कौन लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं? भाई अगर 25-30 लाख लोग किसी एक सैटारिकल प्लेटफॉर्म भी मान लें, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं से तो वो सटार से जुड़े हुए हैं ना वो। कहीं से तो उनको ये लग रहा है ना कि ये सही बात हो रही, और उनकी भाषा में बात हो रही, और उनके कंसर्न पे बात हो रही। तो वो ये तो देखिए, जब सैटनिक वर्सेस को भी बैन किया गया था, तो उसके बाद उसकी बिक्री बढ़ गई। तो ये बैन वैन जो है, ये बस इनके साथ ये है कि ये उसको सटल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जबकि हर जगह दिखाई देता है कि यही है पीछे। लेकिन वो उससे कहीं रुकने वाला नहीं है। वो मुझे लगता है कि हो सकता है वो हिंदी में उसका एडिशन यहीं हिंदुस्तान में कोई बना के उसको बांटने लगे। यू नेवर नो। मैं ये अभी देख रहा था कि किसी ने ये लिखा कि उसने फ्लिपकार्ट से कोई बुक ऑर्डर की, और जो बुक उसको डिलीवर हुई, उसको इंडिया में छापने का राइट नहीं है किसी के पास। तो एक तरीके से पायरेटेड किताब बाकायदा फ्लिपकार्ट पे दिख रही है। तो ये हिंदुस्तान में कुछ भी संभव है। बहुत बहुत, ठीक हाँ, है। बहुत और संभव है कि हम लोग जो है बिल्कुल। ये बहुत संभव है कि उसका हिंदी एडिशन वो छप के बिक भी रहा हो, हमें पता ना हो। तो इस बातचीत को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, और उसको हम लोग आगे भी इस बारे में बात करेंगे। जब वो किताब अगर हमारे हाथ में आती है, तो फिर मुझे मैं चाहूँगा कि हम दोबारा उस किताब को लेकर फिर उस किताब के बारे में ही बात करें। जो इस पॉडकास्ट के बारे में, हो सकता है ये पॉडकास्ट वो हरकारा ही हो जहाँ पे ये बातचीत हो सकती हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजुल, इसमें इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और मेरे ख्याल से जो मंजुल जो कह रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं इस समय, कि हर बात पर सरकार, निज़ाम, जो व्यवस्था, एस्टेब्लिशमेंट बहुत टची है भारत का। इसमें बहुत ज़्यादा उनको किसी भी बात पे एकदम असहिष्णु हो जाता है, उनकी आस्था उनकी आहत हो जाती है। और उस सब के बीच में जहाँ पर आप मुजफ्फरनगर के बारे में बात करेंगे, तो वो आपको नागवार गुजरेगी। पर जब एक बच्चे की बात करेंगे कि बच्चे ने मगरमच्छ को कैसे बचाया था, उसकी कार्टून कॉमिक बनाएंगे, तो वो सबको मंजूर होगी। तो हम इस इन दो चीज़ों के बीच में भी हैं, कि जहाँ पे अगर इस तरह का जो एक झूठ, मिथ मेकिंग जिसको बोलते हैं, कि वो अब दिखाएं, तो वो बिल्कुल ठीक है। वो इस समय के मुताबिक, और कोई सवाल नहीं कर सकता इस बारे में कि ऐसा हुआ था कि नहीं था। कोई सबूत नहीं मान सकता इस बारे में कि ऐसा हुआ था कि नहीं था। और जो हुआ है मुजफ्फरनगर में, जहाँ पे लोग मारे गए हैं,
जहाँ पे लोग स्थापित हुए हैं, जहाँ पे बीजेपी का आदमी 12 जो है उसके लिए आरोप अभियुक्त दोषियों में शामिल है, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको छपने बटने लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। ये इस देश की हकीकत है। भले उसके लिए हम जितनी भी बधाइयां दें नरेंद्र मोदी को कि तुमने जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय से प्रधानमंत्री, जो कि वो भी एक तरह से झूठ है, सबको पता है, पर वो भी हम सबको मंजूर लगता है। तो बहुत शुक्रिया मंजुल आपका, और दर्शकों आपका भी। अगर आपकी बातचीत ठीक ठाक लगी तो इसको अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सहयोग करिए। इसमें डोनेट भी कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू निलेश। हैंडसम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।